कट हो जाएगा वो तो चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना ब्लॉग जानते ही बात शुरू हो गए नहीं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं 1978 से इस फील्ड के अंदर हूँ। 1978 में मैं श्रीराम सिस्टम के अंदर मेटलर्जिकल केमिस्ट था। तो ये जो मेटल की टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो हम लोग जो है ना वो टेस्टिंग तो फ्रैक्चर टेस्ट है, उस समय था, तो हम लोग जो है वेट एनालिसिस करते थे, फिजिकल और मेटलोग्राफी इंस्पेक्शन करते थे। 1986 में मैंने पहला एल्यूमिनियम अलॉय का प्लांट लगाया राजपुर डिवीजन का। ठीक, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो जो मैंने वो सीखा 1986 के, तो उसी को जो है अब हम लोगों को सिखा रहा हूँ, तो जोड़ता चला गया। ठीक, और मेरे को अभी 40 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने छोटी से छोटी कंपनी के अंदर और बड़ी से बड़ी कंपनी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है कौन सी है, नालको से बड़ी कोई कंपनी है नहीं, नालको नाम सुना होगा आपने। मैंने नालको में भी कंसल्टेंसी की है। अभी फ़िलहाल जो है जो एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी का, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर में। वहाँ मेरा डायरेक्टर का लेक्चर था। तो वहाँ जितने भी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो भी रिसर्च होल्डर हैं, उन सबको जो है मैं एजुकेट करके आया। IMM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल जो है, उसका मैं जो है जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और अभी हमारा एक सेमिनार था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो है मैंने अपने हाथ से दिया है। तो हमारे जितने भी ग्रुप में हैं, सारे NCR के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो सेल से, मैकेनो से और बड़ी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर वगैरह हैं, जो मेरे साथ में IMM के अंदर बैठते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और लगभग मैंने जो आज तक जो है लगभग 400-450 कंपनी में काम किया है। 18 कंट्री घूम चुका हूँ, जो कि मतलब एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर कि 400 कंपनी में, क्योंकि 400-450 कंपनी में किसी ने काम नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम टॉपिक पर आते हैं। हमें इंस्पेक्शन की जरूरत क्यों होती है? हम जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्यों करें हम इंस्पेक्शन? मेटल आया, हम लोग को डायरेक्ट पास कर सकते हैं, हमको क्यों इंस्पेक्शन करें? इंस्पेक्शन की क्यों जरूरत होती है? और कई बार क्या होता है कि हमको बहुत ध्यान से इंस्पेक्शन करना होता है, और कई बार जो हमको ध्यान से ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। उसके दो कारण होते हैं। जैसे इंगट है, सपोज ये इंगट है, ठीक है। सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बताता हूँ। एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम के अंदर प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट है ये। ठीक है। जब भी ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव है। ऑक्सीजन को देखते साथ ही जो मैग्नेट होती है ना, जो लोहे को देखते चिपका लेती है, ऐसे ही इसका भी है कि ये जो है एल्यूमिनियम जो होता है, ऑक्सीजन को देखते के साथ ही खींच लेता है अपने पास। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, जितने एल्यूमिनियम कंटेंट्स है ना, ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक लेयर बना देते हैं, इस तरह से लेयर बना देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर, या इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब जो जिससे कि फर्दर इसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है। एक लेयर बना दी, मतलब कवर बना दिया। जैसे आप डाइकोट करते हो ना, डाइकोट क्यों करते हैं? डाइकोट इसलिए करते हैं कि जिससे जो ना उस पर एक तो जो मेटल ऑफ प्रोबन है, और जो आप जो डाई यूज कर रहे हो वो ज़्यादा ना खाए, मतलब ज़्यादा ना खाई जाए। यदि मेटल होगा तो डिजोल्व करना शुरू कर देगी उसको। ठीक है। तो कोटिंग की लेयर बना देती है, इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस। यदि ये ना बने तो दुनिया से एल्यूमिनियम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दुनिया में एल्यूमिनियम होगा ही, गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा मिलेगा यदि कहीं होगा तो, क्योंकि जितना भी एल्यूमिनियम होगा ना, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब दो चीज़ें हैं ये इसमें, तो एक तो है एल्यूमिनियम और ये है Al2O3, ये दोनों अलग अलग। ये जो है नॉन मेटल है,
और ये मेटल है, यानी मेटल से ये नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, समझे? नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ ये सॉलिड है, सपोज इसका वेट 7 kg है, ठीक है, और 7 kg का आप ले लो स्क्रैप, ये स्क्रैप है। अब नेचुरल है, जब ये इसमें कोलेजन का रेजिस्टेंस है, ऑक्साइड की लेयर है, तो इसमें भी ऑक्साइड की लेयर होगी सब में। अब जो इसमें ऑक्साइड की लेयर है ना, उसकी क्वांटिटी परसेंटेज के हिसाब से कम होगी। स्क्रैप 7 किलो लिया हमने और सॉलिड भी 7 किलो लिया, समझ गए नहीं? तो इसके अंदर ऑक्साइड की लेयर कम होगी, इसके अंदर ऑक्साइड की लेयर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसी को इसको या इसको हमने फर्नेस के अंदर पोर कर दिया, ये मेटल है, ठीक है, इसको उठाकर हमने इसके अंदर डाल दिया और इनको भी उठाकर इसके अंदर डाल दिया, तो मेटल तो जो है मेटल बन जाएगा। और जो ये ऑक्साइड्स है ना, ऑक्साइड है, ये क्या होगा, या तो ये अंदर होंगे, या तो ये अंदर होंगे, और या हल्के होने के कारण ऊपर आ जाएंगे, इनको ऑक्साइड लेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो अंदर रह गए उनको बोलते हैं एंट्रैप्ड, Al2O3, ठीक है। समझ आ गया इतना? नहीं आया समझ? आ गया। अब क्योंकि ये अब इसके साथ में क्या है कि इसके साथ में जब हमने इसको इसके अंदर डाला, इसको इसके अंदर डाला, तो इसके साथ में जो क्या होता है, ये ठंडा होता है, कोल्ड होता है, ये भी ठंडा होता है। जब इसके अंदर डाला तो इसके अंदर क्या है कि एक ठंडा मतलब मॉइस्चर, पानी, तो पानी क्या हुआ, H2O, ठीक है। एक तो ऑक्साइड यहां से आया इसके अंदर, और एक ऑक्साइड ये यहां से आया, ठीक है, समझ गए नहीं? मतलब एक तो मेटल यहां से आ गया और एक तो नॉन मेटल यहां से आ गया जो कि लेयर बनी थी, एक नॉन मेटल यहां से आया क्योंकि ये जो है डिकम्पोज होके H2 और O2, मतलब ये दोनों में डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये जो है ये इसके अंदर मतलब जो है डिकम्पोज होके अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये O2 जो है फिर वही क्रिया हो गई कि ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का पार्टिकल होगा, कोई भी होगा, उससे रिएक्ट करके Al2O3 बना देगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है ये निसेंट फॉर्म में, केमिकल निसेंट फॉर्म में, निसेंट फॉर्म मतलब जो है जिसका केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिजिकली हाइड्रोजन जो है वो जो है इसके अंदर एंट्रैप्ड रहेगी। इसको छोड़ के ये ऑक्सीजन इससे मिलके Al2 से बना दिया और ये हाइड्रोजन इसके अंदर रह गई। अब ये जो हाइड्रोजन इसके अंदर रह गई है, ये हाइड्रोजन इसके अंदर रह गई। यदि हम इस मेटल को पोर कर देते हैं, कास्ट कर देते हैं, तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, जिससे पिन होल ब्लो होल मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो अभी जो मैं बता रहा हूँ डिगैसिंग क्यों करनी चाहिए, या डिगैसिंग क्या है, ठीक है, डिगैसिंग क्या है और डिगैसिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है, और गैस कहाँ से है, तो ये हो गया, यहाँ से ये मतलब यहाँ से वो हाइड्रोजन आ गई, एक तो ये यहाँ से हाइड्रोजन आ गई। अब क्या होता है, तुमने देखा होगा कि नाली की कीचड़ होती है, नाली की कीचड़ काली काली होती है, गांव में तो बहुत होती है। आप एक गिलास के अंदर जो है, ये गिलास है, इसके अंदर नाली की कीचड़ डाल दो और इसको धूप पर रख दो, धूप पर, ठीक है, गर्म हो गई, तो क्या होगा, आप देखोगे छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जो उठते हैं इसके अंदर, नाली में भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी होते हैं। जब ये 2-3 बुलबुले आपस में मिल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब ये जाके ऊपर निकलते हैं, अगर छोटे होंगे तो अंदर फंसे रहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को बोलते हैं डिगैसिंग, यानी कि छोटे बुलबुले जो है, छोटे जो बुलबुले हैं उनको बड़ा बनाना, जिससे कि अब ये क्यों इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है ना एक फोर्स होती है,
फोर्स होती है एयर की, हवा की, जो कि इसको ऊपर नहीं उठने देती, दबा के रखती है। जैसे कीचड़ को दबा के रखा ऐसे ही इसको भी जो है दबा के रखती है, ऊपर नहीं उठने देती। लेकिन जब ये 3, 4, 5 इकट्ठे हो जाएंगे या ये बड़े हो जाएंगे, वॉल्यूम मतलब इनका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, तो ये सरफेस, इसको बोलते हैं फोर्स होती है, इसको बोलते हैं सरफेस फोर्स। हाँ, सरफेस टेंशन तो मतलब खिंचाव होता है, ये सरफेस फोर्स होती है एयर की, हवा की, ठीक है, हवा की फोर्स होती है जो इसको ऊपर नहीं उठने देती। अब मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ना, पता क्यों खड़ा हूँ? आप बैठे हो, पता क्यों बैठे हो? तो हवा यहाँ से भी दबाव डाल रही है, 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 तो मैं खड़ा हूँ। यदि हवा का दबाव चारों तरफ से खत्म है, उसमें क्या होता है? उड़ना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका वेट रहता नहीं है। तो ऐसी मतलब फोर्स होती है, ठीक है, जो कि इसको बाहर नहीं निकल देती है। अब हमने इसको बड़ा करना है, वॉल्यूम को बड़ा करना है। अब छोटे छोटे हैं, उनको वॉल्यूम को बड़ा करना है, तो हमें एक ऐसा केमिकल चाहिए, या ऐसी चीज चाहिए जो इसके वॉल्यूम को बढ़ा दे, इनको आपस में मिला दे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इसके लिए जो है क्लोरीन यूज करा करते थे। हमारे टाइम पे क्लोरीन गैस यूज किया करते थे। ये जो डिगैसिंग टैबलेट जो है, ये मेरे ख्याल में 88-89 के आसपास आई है टैबलेट जो है, वो भी क्लोरीन का ही होता है। हाँ, उसको बोलते हैं हेक्साक्लोराइड, मतलब सॉलिड फॉर्म होता है क्लोरीन, जो गर्म होने के बाद क्लोरीन में चेंज हो जाती है। अब क्या है कि जो ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स है, हमने एक ऐसा केमिकल खोज किया, या ऐसा केमिकल लिया हमने जो कि हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है। अगर हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव क्या है? क्लोरीन है, जो कि क्या होता है, इससे रिएक्ट करेगा। अब जब हमने इसके अंदर क्लोरीन इंजेक्ट करी, तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन का पार्टिकल इससे मिलकर इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, जिससे कि ये सरफेस फोर्स को तोड़ के बाहर निकल गया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं डिगैसिंग, यानी डी मतलब निकालना, गैस मतलब गैस को निकालना, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक तो ये है मॉइस्चर से एंट्रैप्ड हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये मेटल है, ठीक है, मेटल के अंदर जो है इस तरह से ये इसके अणु है, ये सब एल है, या कारण से जो है CU है या SI है, ये मेटल है। इनके बीच में तो ये है, ये हिस्सा जो है, ये इसको बोलते हैं एयर वैकेंसी, ठीक है। जब ये एयर वैकेंसी जो ना इकट्ठी हो जाती है, तो ये पिन होल बना देती है। इसी तरह से ये यहाँ भी ये फार्मूला है, ठीक है। जब ये इकट्ठी हो जाएंगे, मतलब जो बड़े माइनर पार्टिकल होते हैं, गैस जो है ना बहुत माइनर होती है, तो ये इकट्ठी हो जाती है, तो ये पिन होल बना देती है, और बहुत और ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, तो ये ब्लॉक होल बना देती है। लेकिन इनको निकालने का तरीका यही है। पहले क्लोरीन यूज करते थे, अब इसको जो है, क्योंकि ये हाइजीनिक है, एटमोस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। हमें याद है जब हम फाउंड्री के अंदर जाते थे ना, श्री राम पिस्टन में 78 की बात है, 78 से 86 तक, तो हमें उल्टियाँ लग जाती थी, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लोरीन की गैस फैल जाती थी। बड़े बड़े सिलेंडर आते थे येलो कलर के, और उससे पाइप से जो है फ्लो करके, और तब डिगैसिंग किया करते थे, ठीक है। तो पूरे डिपार्टमेंट के अंदर स्मेल आती थी। उसके बाद में फिर क्या लगा जी, सॉलिड टिक्की आ रही है, सॉलिड टिक्की आ रही है, स्मेल तो यहाँ भी आता है। हाँ, उसको तो यहाँ तो कम आती है, वहाँ पूरी गैस ही यूज करते थे हम लोग। हाँ, गैस यूज करते थे। अब उसमें भी उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ मैं, जितनी हाइड्रोजन है, उसके रेशियो में यदि आप क्लोरीन यूज कर देते हो, तो गैस नहीं आएगी, कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन ये कम है और ये तुमने ज्यादा दे दी, तो क्या होगा कि ये बची रहेगी, जो बची रहेगी वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, और एटमॉस्फेयर में आने के बाद में वो जो है एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये डिगैसिंग समझ में आ गया तुम्हें? दो तरीके से जो है गैस जनरेट होती है। एक ये जो है, एक तो माइक्रो होगी, क्या नाम है तुम्हारा, जो है एयर वैकेंसी होगी, एक एयर वैकेंसी होती है, एक मॉइस्चर होती है, ठीक है, मॉइस्चर होती है। और इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है?
ठीक है, कपड़ा निकालो। इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है? इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है? हमारे टाइम पे जो है वैक्यूम टेस्ट मशीन नहीं थी। हमारे टाइम पे वैक्यूम टेस्ट मशीन नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एक ब्रिक ली हुई थी, इसको बोलते हैं इंसुलाइट ब्रिक। इंसुलाइट का मतलब जो हल्की वाली ब्रिक होती है ना, हल्की ब्रिक होती है, एक तो भारी होती है, एक हल्की होती है। उसमें यहाँ पर हमें होल कर देते थे, जैसे पिल्लो होती है ना, उस साइड 1 इंच के करीब का होल कर देते थे, इसमें मेटल को पोर करते थे। अब इंसुलाइट ब्रिक ही क्यों लेते थे? इंसुलाइट ब्रिक इसलिए लेते थे क्योंकि इसके अंदर मेटल का सोल्डिफिकेशन बहुत धीरे धीरे होता है, इसे बोलते हैं इंसुलाइट टेस्ट फॉर गैस इंस्पेक्शन। ये मैं नहीं बना रहा, ये इंटरनेशनल मेथड है, ये पहले का, ठीक है। जब आपके बात को है कि आप कहते हैं यदि मान लो हमारा वैक्यूम टेस्टिंग मशीन नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये हम जो है इंसुलाइट ब्रिक टेस्ट कर सकते हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आगे सुनो, अब जो है ये जो हमने जो इसके अंदर ब्रिक के अंदर जो मेटल को डाला, और मेटल को डालने के बाद इसको ऊपर से साफ कर देते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब स्लो सोलिडिफिकेशन होता है तो सोलिडिफिकेशन नीचे से ऊपर जाता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपका जो पीस है, टेस्ट पीस है, तो ये जब सोलिडिफिकेशन ऐसे जाएगा तो इसके अंदर जो गैस होगी उसको धकेल के उठा लिया जाएगा। तो हम क्या करते थे अपने टाइम पे, इसका जो है काउंटिंग कर लेते थे कि कितने जो है कितने होल जो है वो कितने होल जो है ऊपर आ गए, ठीक है, कितने होल ऊपर आ गए, हम होल की काउंटिंग करते हैं हमारे टाइम पे जो इंसुलाइट टेस्ट था। उसके बाद जो कितने अलाउड है और कितने, मतलब 2 है तो ठीक है, यदि 5, 6 या 10 है तो फिर हम नोट आउट करते हैं, मतलब गैस। उसके बाद इसको क्या करते थे, हम काट के देखते थे, ठीक है, काट के देखते थे। काट के देखने पर हमको जो है यदि यहाँ पर हमको स्ट्रिंग के स्टार दिखाई देता है, इसको गैस है, या तो ऐसे काटते थे या इसको ऐसे काटते थे। ऐसे काटते तो ऐसे होता था, और इसको ऐसे इसकी टर्निंग कर देते थे, ऊपर से टर्निंग कर देते थे। तो टर्निंग करने के बाद में ये इस तरह से जो है ये साफ हो जाता, मतलब जो है क्लीन हो जाता था। उसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका डीपी टेस्ट करते थे, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, वो पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब देखते थे कि इसके अंदर जो पिन होल है वो कितने डेप्थ तक है। यदि ये सपोज ये ऊपर का एक एरिया है और ये इतना है, ये और ये इतना है, तो इसका मतलब इसकी डेप्थ कम है और इसकी डेप्थ ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसकी डेप्थ ज़्यादा है, और ये है तो इसका मतलब इसकी डेप्थ, इसकी मतलब जो है गैस कम है। अगर तो कोई क्वेश्चन है इसमें? ये तो ठीक है सर। अब जैसे वैक्यूम हम करते हैं, वैक्यूम के अंदर क्या होता है, दिखाओ। चीज यही है। अब हमने क्या किया है, इसको तो हमने जो है हमने इसको जो टेस्ट किया है ना, इसको किया नेचुरल तरीके से। अब यदि वैक्यूम के अंदर क्या होता है, हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा कि जो अंदर जो मतलब जो है जो एयर होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी, जो अंदर की मतलब सपोज ये कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है, और यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये सैंपल पड़ा हुआ है, ये सैंपल है जो हमारा इसमें है, क्या बोलते हैं, मोल्ड के अंदर है, ठीक है। जब हमने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया पूरे के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो है इसका एयर जो है सारी निकाल लेगा ये, तो ये एयर निकाल लेगा तो इसकी क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। जो ये डिप्रेशन है या एप्रिसिएशन है, इसकी क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी। यदि ये डिप्रेस है, जो नॉर्मली जो करते हैं, यानी कोई इसका कॉनकेव स्ट्रक्चर है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है, तो ये जो है इसके अंदर गैस नहीं है, नो गैस, ठीक है। और यदि कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब है इसके अंदर गैस है।
ठीक है, पहला तरीका तो ये है। उसके बाद में जो है फिर जो है इसको वेरीफाई करने के लिए वही तरीका है, इसको काटना या इधर इसके कट लगा के इसको टर्निंग करके देखना। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है इसका, जो अभी लेटेस्ट जो है मतलब जो है तरीका अपना वो किया गया है, उसमें क्या है कि ये सब ये आपका सैंपल है, ये सैंपल है, ये सैंपल है। ठीक है, ठीक है, इसका क्या करते हैं कि इसको जो है प्लेन सरफेस पर रख दिया, प्लेन सरफेस पर रख के इसकी पहले हाइट ले ली। ठीक है, इसकी हाइट ले ली, मैक्सिमम हाइट क्या है, और इसकी हाइट ले ली, कितना डिफरेंस, कितना डिफरेंस। अब हम ये तो कह रहे हैं, हम विजुअली तो कह रहे हैं कि डिफरेंस हो गया, कितना हुआ वो। यदि हम इंजीनियर हैं या हम टेक्निकल आदमी हैं तो हमें जो है ना तो उस पर नहीं चलना होता कि क्या नाम से जो है इमेजिनेशन के ऊपर नहीं चलना होता, फैक्ट को देखना होता है कि कितना डिप्रेस हुआ है। तो कितना डिप्रेस हुआ है उसके लिए हमने क्या करते हैं, पहले यहाँ का जो है अपने वो ले लिया, क्या करते हैं हाइट ले ली, उसके बाद यहाँ की हाइट ले ली। यदि इसकी हाइट और इसकी हाइट में 3% से ज्यादा है हाइट, मतलब जो है डिप्रेशन 3% से कम है, मतलब 3% से ज्यादा है, तो सैंपल ओके। ठीक है, ओके। और यदि 3% से कम है तो नॉट ओके, क्योंकि वो जो है फ्लैट हो गया या हल्का सा डिप्रेशन आ गया। आगे समझे? तो ये दो तरीके हैं इसके टेस्ट करने के, एक तो वैक्यूम टेस्ट और दूसरा जो है ये हाइट गेज टेस्ट बोलते हैं उसको, और तीसरा तरीका जो है वो है आपका इंसुलेट टेस्ट। 3 टेस्ट अगर हमारे पास भी वैक्यूम टेस्टिंग हर एक के पास नहीं है, बहुत छोटी छोटी कंपनियां जिनके पास में वैक्यूम टेस्ट नहीं खरीद सकते या नहीं उसको यूटिलाइज कर सकते, या उसको चलाने वाला सही तरीके से जो ऑपरेट करने वाला नहीं है, तो क्या कितने की आगे नहीं गया हल्की वाली जो इसमें फर्नेस हाँ, लगी है, जो खराब हो जाती है खाने वाली हाँ, उसमें छेद कर स्टैंड कोड भी यूज कर छेद कर दो उसके अंदर, छेद करने के बाद। और वो इंटरनेशनल स्टैंड वो है फॉर वो क्या कहते हैं प्रोसीजर है, मैं नहीं कर रहा इसको, मेरा बना हुआ नहीं है ये, उसको बोलते हैं इंसुलेट टेस्ट, जो हम लोग करते थे श्री रामकृष्ण के अंदर। ठीक है, वो हाइट उसी ब्रिक में करने के बाद हाँ, वो तो किसी में भी कर सकते हो, जिसमें भी किया ना आपने, चाहे आपने इसमें किया। अब अभी मैंने क्या किया है कि कुछ मोल्ड बनाए हैं, CID मोल्ड बना रखे हैं। CID में भी सॉलिडिफिकेशन स्लो होता है, MS के अपेक्षा कर सॉलिडिफिकेशन कम होता है उसके अंदर। तो हमने ये देखना है कि कितना डिप्रेस हो रहा है। डिप्रेस का मतलब क्या है, ये जो डिप्रेस का मतलब क्या है, ये डिप्रेस क्यों होता है, क्योंकि खिंचाव होता है इसके अंदर, जिसमें सॉलिडिफिकेशन होता है ना, तो यदि गैस नहीं होगी तो खिंचाव होगा, और यदि गैस होगी तो वो इसको ऊपर फेंकेगी, ऊपर फेंकेगी तो क्या होगा कि ये कॉनकेव हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं, और अगर गैस नहीं होगी तो इसको खिंचाव होगा, ये डिप्रेस हो जाएगा। नहीं है समझ? कोई क्वेश्चन? अब मेटल क्लीनिंग की बात ले रहा हूँ, डिगैसिंग क्लियर हो गया अपना। ठीक है, अब मेटल क्लीनिंग की बात ले रहा हूँ। अब मेटल क्लीनिंग में वहीं आ जाते हैं हम, जो जहाँ से हमने शुरू किया था कि जो यदि हम मेटल को कोट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी इंसर्ट होती ही होती है, चाहे कितनी कोशिश कर लो उनमें होंगी ही होंगी। ठीक है, आज यदि उसके अंदर होती है तो हम अब उसके अंदर जो है नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी चाहे वो कितने % तक है, उसको क्लीन करने के लिए क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं। ये हमारा मेटल है, ये नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी है, नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी पहले तो हमने इसको क्लीन कर दिया, हमने इसको तो क्लीन कर दिया, लेकिन इंसर्टेड जो ऑक्साइड है, ड्रॉस है, उसको कौन क्लीन करा, उसको तो दिखता ही नहीं। ठीक है, सपोज ये इंसर्टेड ड्रॉस है और यहाँ से आपने चम्मच ली और मेटल लिया, मेटल लेके मशीन के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो ऑक्साइड है ये क्या कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। इसलिए हमारा मेटल क्लीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके लिए जो एक प्रोसीजर बनाया गया इसको बोलते हैं डीप फ्लक्सिंग। और फ्लक्सिंग वर्ड जो है कहाँ से आया है, फ्लक्सिंग कहाँ से आया हुआ, फ्लक्सिंग का मतलब होता है सेपरेशन, एक होता है कॉर फ्लक्स। कॉर फ्लक्स का मतलब होता है ऊपर से आपने अलग अलग कर
कर दिया, ऊपर से अलग अलग कर दिया, उसको बोलते हैं कवर फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का जो मीनिंग होता है वो था अलग अलग करना। अब ऊपर से क्या अलग अलग होगा भाई, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, कॉपर, मैग्नीज तो अलग कर नहीं सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तरीका ही नहीं है, कोई भी वो नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो है दो चीज है, यहाँ है ड्रॉस। ठीक है, ड्रॉस में दो चीज है, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? ऑक्साइड, डिफरेंट ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैक्सिमम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बाकी सिलिकॉन ऑक्साइड में होता है, मैग्नीज ऑक्साइड में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता है। जो जलेगा वो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो और मड भी होती है, मट्टी भी होती है, ऊपर से नीचे डाल दिया, कंकड़ वगैरह भी चली जाती है। अब मेटल से नॉन मेटल को अलग अलग करना है, करने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं कवर फ्लक्सिंग। यानी ऊपर से मेटल से नॉन मेटल आपने अलग अलग कर दिया, और जो इसके लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं कवर फ्लक्स। ठीक है, जो केमिकल यूज करते हैं उसको बोलते हैं कवर फ्लक्स। और जो क्या नाम सारा उसको किया, क्या कहते हैं, जो ये मतलब जो प्रोसीजर हुआ है, इसमें नॉन मेटल और मेटल को अलग अलग कर दिए, उसको बोलते हैं फ्लक्सिंग। अब फ्लक्सिंग में क्या हुआ, मेटल और मेटल तो अलग अलग हो गया, और जो नॉन मेटल था वो तो हल्का है, वो ऊपर आ जाएगा। नॉन मेटल में सर जैसे कोई जैसे कंकड़ पत्थर की बात कर रहे हैं, लोहा चला जाएगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा। यार ये सुनो, मैं कह रहा हूँ नॉन मेटल में लोहा कैसे जाएगा? जैसे उसके अंदर नॉन मेटल में मैं नॉन मेटल लोहा तो मेटल मेटल नहीं आ गया। हाँ, मेटल में कचरा कार्बन है, मतलब तुम्हारा लकड़ी जल गई, कपड़ा जल गया, तुमने दस्ताना फेंक दिया, वो जल गया, वो ऊपर आ जाएगा। लोहा होगा वो नीचे वो चला जाएगा, क्योंकि वो हैवी है, और वो फिर मिक्स थोड़ा बहुत हो के उसमें भी जा सकता है। वो आगे अभी मतलब यहाँ पर पहले फ्लक्सिंग को समझेगा, फ्लक्सिंग क्या है। अब यहाँ से जो ये फ्लक्स हुआ, मतलब मेटल और नॉन मेटल अलग अलग हो गए, तो जो नॉन मेटल था वो हल्का था, वो ऊपर आ गया, और जो मेटल था वो बाई ग्रेविटी नीचे आ गया। जितना बेटर ये प्रोसीजर होगा उतनी आपकी रिकवरी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि आपने इसको अलग नहीं किया, इसे उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये ड्रॉस के अंदर आ जाएगा। जो मेटल था वो ड्रॉस के अंदर आ गया, तो आपकी रिकवरी कम हो गई। आगे सुनिए, नहीं आया सुनिए। ठीक है, तो ये होगा फ्लक्स। अब ये होता कैसे है? अब हर चीज का जो है, यदि हम किसी चीज को बोलते कि ये ऐसे हो रहा है, तो उसका स्टेटमेंट भी होना चाहिए, कोई इंजीनियरिंग या उसका जो है फार्मूला भी तो होना चाहिए, उसका प्रोसीजर भी तो होना चाहिए। उसका जो है वो फार्मूला है, वो है कि जो ये फ्लक्स है इसमें 5 केमिकल होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन मेन होता है सोडियम बेस, मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बाकी क्या नाम है, ये कार्बोनाइट होता है, एल्बोनाइट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें 5 केमिकल होते हैं। हाँ, अब ये जो है एक किसी टेम्परेचर पे जाके एक बॉन्डिंग बनाते हैं, बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग बनाने के बाद में ये हीटअप होते हैं, गर्म होते हैं। आपने देखा है वो क्या कहते हैं, सोडा तो घर में यूज करते हो, सोडे को हाथ में लेके देखो, आप 15 मिनट ले लो हाथ में, क्या हुआ, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाता है। तो सोडा होता है इसके अंदर नमक के साथ में, एक्सोथर्मल होता है। वो एक्सोथर्मल क्या होता है, क्या करता है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब बॉन्डिंग बनती है ना, तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आग लगती है, देखो जो जलने लगती है, एल्यूमिनियम नहीं जल रहा होता, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जल रहा होता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके साथ में जो एंट्रैप्ड एल्यूमिनियम है वो नीचे आ जाता है बाई ग्रेविटी, इसको बोलते हैं फ्लक्सिंग। समझ आ गया? उस कंडीशन में क्या मेटल का टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा ये? नहीं, मेटल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कुछ स्लाइटली फर्क पड़ेगा। वो कैसे फर्क पड़ेगा कि ये 1000 टेम्परेचर है, सपोज ये 1000 टेम्परेचर पहुंच गया, ये ऊपर का जो है मतलब ऑक्साइड का टेम्परेचर, आपने इसको अंदर मिला दिया, तो ये टेम्परेचर ये तो गेन करेगा ही करेगा।
तो उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन यदि इसको ऊपर से ही निकाल दोगे तो नीचे के मेटल का पे टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे समझे, आगे इतना समझे। अच्छा, अब क्या है कि ये क्या हुआ इसके अंदर कि इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जिससे कि जो है जिसके साथ में एंटी ऑक्साइड था वो जो है ऊपर आ गया और एल्यूमिनियम नीचे आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, अब यही ऑक्साइड, यही केमिकल, ये इसको यदि मैं इसके अंदर डाल दूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पार्टिकल है इसके अंदर, तो जो काम इसने यहां किया वो यहां करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एक हम लोग जो है ना इंडिया के अंदर तो खास तौर से हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना फ्लक्स को ऐसे ही डाल देते हैं। कई बार तो क्या करते हैं कि कोई थोड़ा समझदार होता है ना, तो कोई समझदार होता है वो तो फैला के डालता है और जो ऑपरेटर जो अपना वो ऊपर डाल दिया। कभी भी ना तो यूं डालना है और ना यूं डालना है, इसको स्प्रे करके डालते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रे गन। जो स्प्रे गन विदेशों के अंदर स्प्रे गन से डालते हैं। स्प्रे गन से डालने से क्या होता है कि उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि माइनर पार्टिकल गए ना उसके अंदर, जो अंदर जो है माइनर पार्टिकल जाएंगे। जैसे ऑटोमेशन किसे बोलते हैं, ऑटोमेशन एक तरह ऑटोमेशन हो गया उसका। ठीक है, इस तरह ये ऑटोमेशन करके स्प्रे करके डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही डंप कर देते हैं, वो तरीका गलत है। अब यदि हमने इसके अंदर जो है इसके अंदर ये एक और फर्क डाल दिया, तो जो इसके अंदर ऑक्साइड पार्टिकल थे उससे इन्होंने रिएक्ट किया और उसके भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा कि ये हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो सारे के सारे जो है ये सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, सारे जो है इधर आ जाएंगे। यहाँ से हमने इसको आउट कर दिया, मेटल हमारा क्लीन हो गया। जितना करवाता हूँ मैं, तो आपको ध्यान होगा कि कागज की पुड़िया में डलवा के करवाता हूँ, कभी क्या नाम से पंजर में डलवा के करवाता हूँ, वो यही प्रोसीजर से बोलते हैं डीप फ्लेक्सिंग। हम लोग भी करते हैं ये इंडिया के अंदर ये 32 साल पहले इंडिया के अंदर मैंने ही शुरू करवाया। अच्छा, डीप फ्लेक्सिंग। ठीक है, ये मैंने ही शुरू करवाया। ये सबसे पहले मैंने हैदराबाद में ग्लोबल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर करवाया था। तो उसके बाद में काफ़ी साल तक जो है नागपुर के अंदर एक कंपनी थी मधु एल्यूमिनियम, वहाँ में कंटिन्यूस कर रहा था। उसके बाद में फिर लोगों ने देखा ये करा, आते जाते रहते हैं। ये जहाँ पे आप एल्युमिनियम बनता है वहाँ पे की बात कर रहे हैं, जहाँ एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा नमो हो गया, ये तो बच्चे समृद्धि हो गया, ये तो बच्चे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे स्टार्ट करवाया अपने नहीं एल्युमिनियम। ग्लोबल एल्यूमिनियम। अच्छा, कवर फ्लेक्सिंग करते समय हमारे मेटल का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? लगभग 7 से 700 प्लस माइनस 20। ये मोल्टन का ना, होल्डिंग वाले का तो कम होता है ना। किसका? होल्डिंग में होल्डिंग होल्ड- तो हिसाब से रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कब कास्टिंग टू कास्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। कितना टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, मान लीजिए सर ये हम हमारा मोल्टन मेटल में कर रहे हैं सारा डिगेसिंग और मेटल क्लीनिंग, तो होल्डिंग में भी करना जरूरी होगा? नहीं, देखो उसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ। इतना समझिए, ये इतना समझिए ना, है इसमें कुछ डाउट है कुछ नहीं। यदि इसको 650 पे यदि हम ये प्रोसीजर करें तो क्या सक्सेस होगा हमारा? नहीं, डिगेसिंग सक्सेस नहीं होगा, तो वो मेटल कट हो जाएगा। जब तक मेटल जो है डिस्कस नहीं होगा तब तक जो है ना प्रॉपर तरीके से डिगेसिंग नहीं होगी। दही में और दूध में फर्क होता है, समझे? मट्ठे के अंदर और दूध के अंदर फर्क होता है। उसमें सर क्लीनिंग नहीं होगा प्रॉपर हाँ, तरीके से, ऊपर नहीं आएगा जो जिसकी बात कर रहे हैं। अब अभी आपका क्या क्वेश्चन था? मोल्टन का नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारा मोल्टन मेटल आ रहा है सर, हर लेडल में आता है, वहाँ पे हाँ, अभी मैंने जो है ना इसमें पैक के अंदर करवाया, पैक के अंदर प्रॉब्लम आई थी और यहाँ भी मैंने करके दिखाया है लास्ट टाइम पे। वो हमें जो है ना हमारा जो प्रोसीजर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, और
एक बार तो चेक कर लेना, तो जो इसको बंद करके दोबारा चालू कर। और चलिए चल रही है। बंद करके दोबारा चालू करो।